Hello, Shivani. Good evening. How are you? Welcome back to your GS Special 13. Shamim, Rahul, hello. Good evening. कैसे हो आप? बढ़िया. Hi, Shamim. Shivani. Anuj, good evening. Puneet, good evening. Gajendra, एक ओंकार. मैं ठीक हूँ शिवानी. सोनू गुड इवनिंग. रंजन गुड इवनिंग. गौरव गुड इवनिंग. जल्दी से बच्चे, सारे बच्चे लाइव आ जाएं. ओके. नमस्ते सत्येंद्र. गुड इवनिंग राहुल, आशीष. सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं. गुड इवनिंग अभिषेक. ओके. हाँ, मज़ा तो आएगा आशीष. थैंक यू यश, पप्पू, समीम, अजय. ओके, जल्दी से बच्चे जुड़े. चलिए. जो बच्चे मुझे पहले से जानते हैं उनको हेलो, हाय, कैसे हो आप सब? उम्मीद है मज़े में होंगे. और जो नए बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते, माय नेम इज़ अमित सिंह एंड आई विल बी योर फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड यस, लाइव है रितेश. एंड मैं आपको बायोलॉजिकल साइंसेज यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उनके बारे में एक क्लियर एंड स्मूथ ओवरव्यू आपको आज पेश करूंगा. और साथ ही साथ आपके आज के पहले क्लास में आपको बताया जाएगा कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो डिस्कशन कराई जाएंगी आपके SGS 13 बैच में. ठीक है. एंड क्या तरीका होगा, क्या पद्धति होगी, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू फॉलो टू अटेन अ गुड पोजीशन इन आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन. शक्ति, शिवपाल, सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. चलिए, सबसे पहली बात आती है, हाँ, सब चीज़ कवर होंगी. और रही बात एग्जामिनेशन के लिए, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह दूं कि आपका ये एग्जामिनेशन सिर्फ ये जो आपका GS स्पेशल है, इट इज़ नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन SSC CGL, बट इसके अलावा रेलवेज़ के जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, जितने भी रेलवेज़ के एग्जामिनेशन होंगे, NTPC के होंगे, MTS के होंगे, इनफैक्ट जितने भी PCS के पेपर होंगे, जितने भी स्टेट SI के पेपर होंगे, जितने भी आपके टेट के पेपर होंगे, चाहे वो CTET हो, HTET हो, UP टेट हो, BP टेट हो, BPSC हो या फिर UPSC प्रीलिम्स हो, उस तक का आपको सारा जनरल साइंस का बायोलॉजी आपको डिस्कस कराया जाएगा. सो नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी ऑफ द गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वन डे एग्जामिनेशंस. ठीक है. तो इन सारी बातों के ऊपर चर्चा किया जाएगा जिससे आप जो भी एग्जामिनेशन में उत्तीर्ण होने जा रहे हो, इट विल बी ईजियर फॉर यू. ठीक है. तो ये तो वो बातें थी जो ये बताती हैं कि किस किस एग्जामिनेशन में हमारा ये टॉपिक हमें मदद करेगा. लेकिन सबसे पहली बात ये है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान जिसको हम स्टडी करने वाले हैं या स्टडी करने जा रहे हैं, वो है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं, सो दैट इट कैन बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इन डेप्थ डू वी स्टडी इन बायोलॉजी. ठीक है. तो सबसे पहले बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. मतलब बायोलॉजी इज नथिंग बट इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ. इट इज अ स्टडी ऑफ लाइफ. जीवन का अध्ययन है. बायोलॉजी के जनक यानी फादर की बात करें, बायोलॉजी के फादर की बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड एरिस्टोटल. अरस्तु हिंदी में कहते हैं. और ये एरिस्टोटल ही फादर ऑफ जूलॉजी भी थे, यानी जंतु शास्त्र के जनक भी अरस्तु ही थे और जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु ही थे. अरस्तु का जन्म होता है ग्रीस में. और उनकी जो स्टडी होती है, अध्ययन होती है, वो अध्ययन होती है प्लेटो के एकेडमी में, प्लेटोज एकेडमी. ठीक है ना.
और प्लेटोज एकेडमी है कहाँ? तो ग्रीस का बड़ा ही एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है एथेंस। तो एथेंस में प्लेटो एकेडमी था जहां इन्होंने अपनी अध्ययन की थी। ठीक है, अगले एक और वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो कि पादप शास्त्रों के जनक थे, यानी फादर ऑफ बॉटनी। इनका नाम था थियोरास्टस। थियोरास्टस लिखते हैं थियोफ्रास्टस, लेकिन हमारा साइलेंट होता है पीएच, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं थियोरास्टस। और थियोरास्टस ही पादप विज्ञान के भी जनक थे, है ना। पादप विज्ञान के जनक कौन थे? थियोरास्टस। और जंतु विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु। ठीक है ना। इनका जन्म जो होता है वो होता है एरिसोस, एक जगह में, जो कि कौन से प्रांत में है? लेस्बोस नामक एक प्रांत में है। ये है कहाँ? तो ये लेस्बोस जो है पड़ोसी मुल्क है ग्रीस का। इट इज अ नेबर ऑफ ग्रीस, नेबर ऑफ ग्रीस। और आप सभी को मैं जानकारी देना चाहूंगा कि थियोरास्टस भी अपनी पढ़ाई के लिए यानी स्टडी के लिए कहाँ आए थे? आए थे प्लेटो के ही एकेडमी में, प्लेटोज एकेडमी में ही आए थे, जो कि एथेंस में था। ठीक है ना, क्लियर है। और आप सभी बच्चों से मैं ये भी एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बताना भी चाहूँगा कि आप सभी को ये जानकर बड़ा ही अच्छा भी लगेगा और थोड़ा शॉकिंग भी है कि जिस अरस्तु की हम बात कर रहे हैं, इस अरस्तु का निधन यानी डेथ करीबन 322 बीसी में हो चुका था। तो 322 बीसी मतलब 322 साल, यस प्रियंका ये लाइव चल रहा है, 322 साल पहले, किसके? ईसा मसीह के जन्म के 322 साल पहले अरस्तु का निधन हो गया था। तो आप समझ सकते हो कि ये अगर पादप जंतु विज्ञान और पूरे जीव विज्ञान के जनक थे, तो पादपों और जंतुओं के बारे में इन दो महान व्यक्तियों ने काफी पहले ही इस धरा को बहुत सी जानकारियां दे रखे थे। ठीक है ना। यस संजय, आज ही क्लास स्टार्ट हुआ है। आदर्श हेलो, मनदीप यू आर नॉट लेट, इट्स ओके, जस्ट स्टार्टिंग है। अभी मैं बायोलॉजी के इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूँ, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। और आप सभी से मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि सारी बातें इंग्लिश हिंदी में तो सारी बातें समझाई जाएंगी ही, साथ ही साथ सारी बातें इंग्लिश में भी बताई जाएंगी। गुड इवनिंग रिया। संजय जी क्लास आज ही स्टार्ट हुआ, मैंने बता दिया। तो जैसे कि मैंने कहा कि सारी बातें इंग्लिश में लिख के हिंदी में समझाई जाएंगी, और जो आपके नोट्स अपलोड कराए जाएंगे या किए गए होंगे वो भी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों सेपरेट लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होंगे, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंस कोमल गुड इवनिंग, जतिन जय हिंद। कोई नहीं विनय, इफ यू आर न्यू टू करियरविल, वेलकम you to the platform of Careerville and you will enjoy it. David, classes रोज चलेंगी आपके GS स्पेशल के, अलग अलग डेज पे अलग अलग टीचर्स ऑल्टरनेटिवली आके आपके क्लास लेंगे। ठीक है ना, रोज 2 या 3 क्लासेस आपके लगाए जाएंगे। मैंने ये बात कहा कि हर एक टॉपिक को बड़े ही बारीकी से समझाया जाएगा। एक्सप्लेनेशन विल बी प्योरली इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, लेकिन जो कंटेंट होगा जो बोर्ड पे मैं लिखूंगा उसमें मोस्टली मैं इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करूंगा, और 50 to 40% मैं इंग्लिश का भी इस्तेमाल करूंगा, हिंदी का भी इस्तेमाल करूंगा, जिससे को रिलेशन दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आसान रहे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आपके जो नोट्स होंगे वो आपके हिंदी में भी उपलब्ध कराए जाएंगे और इंग्लिश में भी उपलब्ध कराए जाएंगे। उर्मिला जी लाइव ही चल रहा है, डोंट वरी। शत्रुघ्न जी, हम सारे टीचरों का ये कोशिश यही रहेगा कि जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके पहले हम कोर्स को थोड़ा सा जल्दी करना कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अब बातें कम करके अपने सब्जेक्ट मैटर की ओर बढ़ते हैं, वरना बातें होती रहेंगी तो होती ही रहेंगी। वो बच्चे जो चाहते हैं कि मैं क्लास के दौरान ही साथ साथ अपने नोट्स बना लूं, तो दैट इज एडेड बेनिफिट। आप खुद चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, आप क्लास के दौरान ही अपने साथ साथ अपने नोट्स को बना सकते हो। ठीक है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू कैन ट्राई, जस्ट यू कैन गिव योर बेस्ट टाइम एंड योर बेस्ट कंसंट्रेशन
ऑन योर नोट्स एज वेल एज द क्लास में जितनी ही चीज़ों पे आप गौर देते हैं उतने ही सारी चीज़ें आपके लिए आसान बन जाती है। इसके बाद व्हेन यू आर ओवर विद द सेशन, आज के क्लास के बाद मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि जिस किसी को जहां भी प्रॉब्लम होगा दे विल बी एबल टू आस्क देयर डाउट्स ऑन व्हाट्सएप पर्सनली। किसी को कहीं भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अगर एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हुआ तो मैं उसे रिप्लाई कॉल करके या फिर वॉइस मैसेज भेज के भी मैं उन्हें बताऊंगा। तो आपको साइंस में जहां भी प्रॉब्लम होती है, बीट बायोलॉजी, बीट इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, या फिर आपकी बॉटनी, या फिर जूलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो यू कैन जस्ट सेंड योर डाउट्स ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, मैं उसे शेयर कर दूंगा। उपदेश जी, मैं अभी ऑनलाइन हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आप लाइव हो क्या? अंजेश, पूनम, उपदेश, राजेश, डेविड, आप सभी को सबसे पहले तो गुड इवनिंग। एंड मैं लाइव हूँ, आप सभी को दिख भी रहा हूँगा, ठीक है। तो चलिए, सारी बातें जो आपकी FAQs थी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो थे, सभी को मैंने उन सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश करा है। सो एकदम बेसिक से मैं पढ़ाऊंगा डेविड, डोंट वरी। कोमल, जैसे कि मैंने कहा, मैं सारी बातें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही लिखने की कोशिश करूंगा, इसीलिए टेंशन ना लें, ठीक है। सारे बच्चों से मैंने कहा कि जहां भी दिक्कतें होंगी उसके लिए मैं खुद अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपके नोट्स भी अपलोड करा दिए जाएंगे, और बाकी बची 99% चीजें वो होंगी आपकी आपके क्लास में कंसंट्रेशन। तो क्लास के दौरान जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा पूरे सेशन में कि क्लास के दौरान जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं उससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप जितनी बार चाहो पूछ सकते हो उस क्लास में, ठीक है ना। लेकिन क्लास के दौरान समझ लो अब मैं पढ़ा रहा हूँ साइटोलॉजी और आप डिजीज से कोई सवाल पूछना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो होता क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन टीचर के लिए वहां से स्विफ्ट करके वहां जाना और जवाब देने से बाकी जो बच्चे ऑनलाइन होंगे उनको दिक्कत हो जाती है। ये चीजें ऑफलाइन में थोड़ी सी समझ में आती हैं, ऑनलाइन में दिक्कत आती है क्योंकि ऑनलाइन में बहुत हजारों लाखों लोग देख रहे होंगे, राइट। इसलिए जो भी आपके सवाल हैं समझाने के दौरान डायरेक्ट पूछिएगा, ठीक है। और बाद में आप लोगों के लिए मैं पहले भी और एक एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, एंड एकदम स्टार्टिंग से पूनम, डोंट वरी। और खुद से बनाओगे तो भी बेनिफिशियल है, बाद में मिल जाएगा, वो और ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंटली अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सो इसलिए अब अपने जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या जो भी रिलेटेड, वो उसे आप बंद करिएगा और टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यस, बेसिक से पढ़ाऊंगा निशा, नॉट अ प्रॉब्लम, देखिएगा। तो ये तो था बॉटनी के थोड़े से इतिहास के बारे में, रिलेटेड टू हिस्ट्री, ठीक है ना। पूनम जी, ये बायो का फर्स्ट क्लास है इन दिस GS 13, ठीक है ना। कोमल, अगर आप नोट करते जाना चाहते हो तो आप नोट भी करते जाओ, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और बाद में जब आप नोट्स आपको मिलेगा तो आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि आधी चीज़ें लगभग आपने सीख ली हैं क्लास के दौरान नोट करने से और उसे समझने से। तो ये एक एडेड बेनिफिट होता है एक स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअल। चलिए, तो अभी जो मैंने इस बोर्ड पे जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने बायोलॉजी के हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात कही है कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 322 साल पहले अरस्तु का निधन हो गया था, और उसी दौरान मतलब 322 साल पहले अरस्तु करीबन एथेंस नामक शहर में, जो कि ग्रीस का एक प्रसिद्ध शहर है, वहां प्लेटो के एकेडमी में उन्होंने अध्ययन ग्रहण किया। थियोरास्टस ने भी अध्ययन ग्रहण किया और एक जंतु विज्ञान के जनक बने और एक पादप विज्ञान के जनक बने। तो इससे हमें क्लियर आइडिया मिलता है कि बॉटनी या फिजियोलॉजी या बायोलॉजी, किसी भी साइंस के बारे में बात करें तो इसका जो प्रारूप था, जो उद्गम था, जो ओरिजिन था, वो काफी सदियों से चला आ रहा है और इसके ऊपर जो डेटाज हैं वो काफी प्रूव्ड हैं, रिसर्च्ड हैं और प्रूवन हैं, ठीक है ना। तो उन चीजों पर अब हम ध्यान देंगे। अब डायरेक्टली मैं आपको अपने सिलेबस से अवगत कराता हूं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको तैयार करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ध्यान से अपने सिलेबस को एक बार ध्यान से देख लें, and then we'll starting with our fresh new topic आज अपने पहले के क्लास में, ठीक है। तो बायोलॉजी के सिलेबस में
आपको जो जो चीजें पढ़ना है एक बार ध्यान देख लें। चमन मार खाओगे, है ना। डेट बताओ, लाइव आज का डेट क्या है? हर बैच में करीबन 10-12 ऐसे शैतान कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने के मन से नहीं, क्लास में शैतानी करने के मन से आते हैं। लेकिन शायद आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको ब्लॉक कराने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आजीवन करियर वेल से, और बाकी बच्चों का टाइम आप नुकसान कर रहे हो। ठीक है, सो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि समय के साथ सबसे अच्छी चीज ये है कि वो बदलता है। ठीक है ना। डियर बीईओ के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, यूपीपीएससी के लिए सफिशिएंट है। मैंने अभी बताया कि जितने भी स्टेट पीसीएस होंगे, जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड एग्जामिनेशंस होंगे, सबके लिए ये रहेगा। बहरहाल बायो के सिलेबस की तरफ आते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक बार उसे गौर फरमाएं। सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब मनुष्यों के भौतिक अंगों का अध्ययन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला होगा आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर पढ़ाया जाएगा आपको सर्क्यूलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। फिर पढ़ाया जाएगा आपको श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आपको पढ़ाया जाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। फिर आपको पढ़ाया जाएगा नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। फिर आपको पढ़ाया जाएगा कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम। फिर आपको पढ़ाया जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। और आखिर में आपको पढ़ाया जाएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। ठीक है, तो ये 8 आपके मेजर टॉपिक्स होंगे, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते भी हैं। और इन 8 चैप्टर्स को आप सेपरेटली जब अध्ययन कर लेते हो, तो आप ध्यान रखिए ये 8 सिस्टम मिला के ही आपके इंसानी शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, बेटा इसमें समय का नुकसान है ना, एक ही चीज को हिंदी इंग्लिश बार बार करना, क्योंकि इन सब चीजों को सेपरेटली आपको टॉपिक में स्टडी करना ही है, राइट। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, स्केलेटल यानी कंकाल तंत्र, एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी तंत्र, और रिप्रोडक्टिव मतलब प्रजनन तंत्र। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जिसमें सेल को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद आप एक मेजर टॉपिक पढ़िएगा डिजीज यानी रोग। इसमें बहुत ही अंदर छोटे मोटे बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ये पढ़ना है आपको। फिर बॉटनी यानी पादप विज्ञान पढ़ाया जाएगा, और पादप विज्ञान को 3 खंडों में बांटा भी जाएगा, जिसमें पहला होगा आपका प्लांट एनाटॉमी मतलब पादप का संरचना विज्ञान कैसा है, मतलब वो बना कैसे है। तो इसमें हम पौधों के उत्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हम प्लांट दिखता कैसा है, बाहर से उसके अंगों को स्टडी करते हैं, जैसे फूल, पत्ती, जड़, तना, पुष्प, उसे हम कहते हैं पादप। आकृति विज्ञान,
और जब आप पौधों के क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। तो उनमें हम कहते हैं क्रियाओं का अध्ययन, पादपों के क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, ये होगी आपकी बॉटनी में जो आपको पढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ आपको बताया जाएगा पशुपालन के बारे में, जिसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री बोले तो पशु पालन, पशुपालन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप ये सारी चीज? यस, क्लियर है? यस, कोर्सेज काफ़ी हैं, जितना आसान आप समझ रहे हैं उतना नहीं है। इसके बाद आपको पढ़ना है डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए। इसके बाद आपको पढ़ना है बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, जिसे हम कहते हैं शैवाल, कवक और जीवाणु। साथ ही साथ वायरस यानी विषाणु, इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी होती है। इनके अलावा आपको पूरा जंतु साम्राज्य यानी एनिमल किंगडम पढ़ना होता है। जंतु साम्राज्य, और फिर आखिरी में पादप साम्राज्य यानी प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम यानी पादप साम्राज्य। तो इनमें से कुछ कुछ चीजें आपके सिलेबस में नहीं है। पादप साम्राज्य में, जंतु साम्राज्य में पूरी जानकारी लेनी है आपको, ठीक है ना। पादप में, प्लांट्स में सबसे ज्यादा सवाल अगर आपको पूछे जाते हैं तो पादप विज्ञान यानी बॉटनी से पूछा जाता है। वेरी फ्यू थिंग्स आर आस्क्ड फ्रॉम प्लांट किंगडम, जिसमें आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताया जाता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, काइंड ऑफ रिया 150 पेजेस में बन जाने चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। नमस्ते गरिमा, शायद आप पिछले क्लास से हो, राइट? थैंक यू पंकज। ये छोटे छोटे सिलेबस हैं बेटा, इसमें डरिएगा मत, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूं कि आगे ये सारी चीजें धुएं की तरह उड़ाया जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आएगी वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसे समझेंगे लाइव, तब जो मजा आपको फील आएगा कुछ जानने का, वो थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। सो नॉट अ प्रॉब्लम, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक टुडे। हाँ या ना? सिलेबस मिटाऊं? यस जतिन, सब कुछ बढ़िया रहेगा, डोंट वरी। ओके, विनय, विटामिन्स और ब्लड आपको सर्कुलेटरी में सिखा दिया जाएगा। और जब आप एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे, इसके बाद न्यूट्रिशन एक चैप्टर होगा जिससे बता दिया जाएगा आपको। या फिर आप एक कहीं नोट ही कर लो, कहीं न्यूट्रिशन भी चैप्टर, एक चैप्टर होगा आपके न्यूट्रिशन यानी पोषण के ऊपर, ठीक है ना। दिस इज ऑल। इसके अलावा कुछ भी चीजें आपको नहीं कराई जाएंगी, नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बॉटनी का सेकंड पॉइंट है प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मतलब जो दिखता है बाहर से, जैसे जड़, तने, पत्तियां, पुष्प और फ्रूट यानी फल। सीडीएस, एनडीए, नेवी एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सारी चीजों के लिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक भी है। फिजियोलॉजी के ऊपर बेटा विषाणु लिखा हुआ है, विषाणु मतलब वायरस, ठीक है। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक from human physiology, that is our digestive system. और देखिए,
जब टीचर बोर्ड पे कुछ लिख रहा है तो उस समय आपके कमेंट करने का कोई मतलब नहीं है ना। व्हेन आई एम रीडिंग कमेंट्स, तब आप कमेंट दोगे तो उस कमेंट का जवाब भी मिलेगा ना आपको। मैं देख ही नहीं रहा और आप कमेंट दिए जा रहे हो तो फिर फायदा नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुनने पर, समझने पर ध्यान रखें। बात करने के लिए तो बाद में जीवन बाकी है। कोई प्रॉब्लम है उसको समझने के लिए मैंने बताया, मैं आपको नंबर भी अपना प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, करीबन पूरा बायो होने में करीबन 1-1.5 महीने तो लगेंगे। देखिए ऐसे तो पूरे सिलेबस को हम लोग 2.5 महीने में खत्म कराते हैं, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि 1-1.5 महीने में हो जाए। कोमल केमिस्ट्री मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री आपको सत्येंद्र सर पढ़ाएंगे, ठीक है? ओके, हाँ PDF वगैरह सब मिल जाएगा। ओके, विटामिन भी होगा, डोंट वरी। ओके चलिए, लेट्स स्टार्ट, है ना? So let's, I think the Josh is high, Josh बढ़िया है। Yeah, this syllabus also concludes SSC Steno as well, Riya, ठीक है? So don't worry at all. गरिमा स्पेशल बैच भाइयों का मैं जरूर लाऊंगा, but it all depends on you all. आप सभी बच्चों को अगर करीबन GS 5 से मैं पढ़ा रहा हूँ, GS 5, 6, 7, 8, साइंस स्पेशल 3, फिर आपका GS 9, साइंस GS 9, GS 11, GS 12, अब GS 13 भी आ गया। सो गोपाल जी एनिमल हस्बेंड्री मैंने लिखा था, ठीक है ना? तो जैसा कि गरिमा मैंने कहा कि आप सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ भी चुका है मेरे पास भी, और आप सभी बच्चों का अगर मुझे प्यार मिला और आप सभी के फ़ोन कॉल्स मैनेजमेंट के पास जाते हैं, और मैनेजमेंट अगर चाहेगा या आप बच्चे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बच्चे सब चाहो कि एक बायो का स्पेशल बैच आना चाहिए, ओनली बायो, तो मैं पूरे बायो को करीबन 60 से 70 घंटों में लाके उसमें MCQs वगैरह भी लाके सारी चीज़ों को एक एक करके बताऊंगा। बट फॉर दैट मैनेजमेंट मस्ट कॉल मी एंड से कि सर डिमांड बहुत है, आप बैच स्पेशल लाओ। तो एक बार बायो स्पेशल के लिए आई ऑल्सो नीड योर सपोर्ट ऑल्सो, ठीक है? तो अगर आप लोग का प्यार रहा, आप लोगों का आज के क्लास का भी प्यार रहा, तो जरूर बायो का नया स्पेशल जल्दी लॉन्च होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने आज का पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम, और अभी से आधे एक घंटे बाद आपसे मैं पूछूंगा कि अभी तक जितनी भी बातें मैंने समझाई वो कैसी रही, ठीक है? चलिए देखते हैं। अब कमेंट्स बंद, स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा टॉपिक होगा, वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र, ठीक है ना? देखिए, पाचन तंत्र। अब कुछ बातें, राजा जी आपका जो सवाल है कि आपको हर्निया है, आपके दोस्त को हर्निया है, ऑपरेट करवाने के बाद सर बाद में मेडिकल के लिए फिट होगा कि अनफिट होगा? बेटा, इंग्वाइनल हर्निया इज अ केस विच कैन हैपन टू एनीबडी इन काइंड ऑफ सडन मैकेनिकल स्ट्रेन और स्ट्रेस। सो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको किसी मेडिकली, आपके दोस्त को किसी मेडिकली आपको अनफिट किया जाएगा। इट इज अ स्ट्रेनिंग केस, ठीक है ना? लेकिन अगर समझ लो बॉडी में कट बहुत ज्यादा इंटरनल है, वैसा है, तो दैट मैटर्स, बट जनरली इंग्वाइनल हर्निया के वजह से कभी मेडिकली अनफिट नहीं होते, ठीक है? ओके चलिए, हाँ एक टाइम होता है जिसके अंदर आपको फिट हो जाना पड़ता है, तो वो फिट पीरियड अपना देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी अब कोई सवाल नहीं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। सवाल ये है कि पाचन तंत्र कराता क्या है? तो सबसे पहले अगर पाचन तंत्र के जनरल बातों को अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि पाचन तंत्र हमारा पाचन कराता है। पाचन मतलब डाइजेशन कराता है। तो अगर हम डाइजेशन के डेफिनेशन को देखें तो कहा जाता है कि इट इज अ प्रोसेस, यह एक विधि है, बाय विच जिससे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, ध्यान से देखिएगा और बीच में कोई मैसेजेस नहीं, इंग्लिश हिंदी सारी बातें लिखी जाएंगी। इज अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर broken down into simpler substances by a method of
catabolism, by a method of catabolism and anabolism to obtain energy for growth and repair. For growth and repair. अब इसी बात को अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में इस बात को ऐसे कहा जाता है कि यह एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है। क्या है? विधि यानी प्रोसेस है। यह एक ऐसी विधि है जिससे जटिल खाद्य पदार्थों का, जटिल खाद्य पदार्थ वो होते हैं जो हम खा सके, खाद्य पदार्थों को छोटे खंडों में विभक्त करते हैं। विभक्त मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है। कैसे? तोड़ने और मिलाने की पद्धति द्वारा। तोड़ने और मिलाने की पद्धति द्वारा, तोड़ने और मिलाने की पद्धति द्वारा, ताकि क्या हो सके? ताकि शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, ताकि शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति हो सके, है ना। तो अगर इंग्लिश और हिंदी में, हेलो नागेंद्र, तो अगर इंग्लिश और हिंदी में अगर एक ही बात के अर्थ को हम समझें, जो कि हम कहते हैं कि पाचन तंत्र का जो मेन फंक्शन है वो है डाइजेशन का, तो डाइजेशन ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, जटिल खाद्य पदार्थ जो है, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो जटिल खाद्य पदार्थ जो है वो किस में टूट रहा है? सिंपलर सब्सटेंस में। अब ध्यान से देखिएगा, सिंपलर सब्सटेंस को ही यहां कहा गया है छोटे खंड, और कॉम्प्लेक्स को ही कहा गया है यहां पे जटिल खाद्य पदार्थ। ठीक है ना। तो जो जटिल खाद्य पदार्थ हैं वही कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, और जो छोटे खंड हैं वही आपके क्या हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस है। समझ पा रहे हैं? तो सवाल ये है कि कॉम्प्लेक्स फूड है क्या सर, और सिंपलर वो है क्या सर, ये बता दो तो ज्यादा क्लियर हो जाए। बेटा, आपके शहर में, किसी और के शहर में, आपके शहर में, किसी और के शहर में, या इस धरती के किसी भी शहर में आप चले जाते हो, किसी धरती के किसी और भी शहर में चले जाते हो, और किसी भी देश, किसी भी प्रांत के किसी भी डिश को अगर आप खाते हो, चाहे आप उसे रोटी कहो, बर्गर कहो, दूध कहो, चीज कहो, हॉट डॉग कहो, पास्ता कहो, कोई फ्रूट कहो, या कोई वेजिटेबल कहो, तो किसी भी देश के, किसी भी प्रांत के, किसी भी शहर का कोई भी खाद्य पदार्थ आप खाते हो तो वो एक जटिल खाद्य पदार्थ है, यानी एक से ज्यादा पदार्थों से मिलकर बना है। लेकिन when we are speaking about simpler substances, जब हम छोटे खंडों की बात कर रहे हैं तो याद रखना कि जब जब पाचन तंत्र हमारा काम करता है तो वो इन सारी चीजों को अगर तोड़ता भी है तो शरीर के अंदर सिर्फ 7 ऐसी चीजों की जरूरत है जिससे हमारे शरीर का क्या हो पाएगा? ग्रोथ और रिपेयर हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा, ग्रोथ हो पाएगा, मेंटेनेंस हो पाएगा। वो कौन लोग हैं भाई? तो उनके नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। उसके बाद है विटामिन्स, खनिज यानी मिनरल्स,
अमीनो अम्ल, बहुत सारे अमीनो अम्ल को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए श्रृंखला में यानी चेन में तो वो प्रोटीन बना लेते हैं। और आखिर में नाभिकीय अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड, तो बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड के चेन को ही डीएनए कहते हैं। तो आपके न्यूक्लिक एसिड से बनता है डीएनए। न्यूक्लिक एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिकीय अम्ल। नाभिकीय अम्ल, इससे आपके डीएनए का निर्माण होता है और इसे कहते हैं अमीनो अम्ल। वो शब्द जिनके हिंदी में अलग स्वभाव होता है, मैं उनका नाम हिंदी में लिख रहा हूं, लेकिन जो इंग्लिश में भी वैसा ही है उनको मैं नहीं लिखूंगा। जैसे विटामिन को विटामिन ही कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं, लेकिन फैट को वसा कहते हैं। विटामिन को विटामिन ही कहते हैं, मिनरल को खनिज कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि पाचन एक ऐसी विधि है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर किसी भी खाद्य पदार्थ को हम छोटे खंडों में तोड़ सकते हैं और जिन चीजों को हमारे शरीर की आवश्यकता है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, अमीनो अम्ल और नाभिकीय अम्ल। इसके अलावा आप अपने शरीर को कुछ भी दोगे तो उसे उसकी जरूरत नहीं है, वो उसे मल बना के या मूत्र बना के या किसी और फॉर्म में शरीर से बाहर कर देती है। क्लियर है? तो अब देखिए, अगर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चीज खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन भी है और फैट भी है। बर्गर खा रहे हो तो बर्गर के नीचे वाले रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, कुछ सब्जियां डली हुई हैं। तो सारे फल और सब्जियों में याद रखिएगा विटामिन भी होता, खनिज भी होता, नाभिकीय अम्ल भी होता। विटामिन भी होता, खनिज भी होता, नाभिकीय अम्ल भी होता। पास्ता में समझ लो आपके प्रोटीन भी है, फैट भी है, या फिर प्रोटीन तो कम है, फैट है और कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा है। किसी और के साथ मिला के खाया तो प्रोटीन भी है। दूध कंप्लीट फूड है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों रहता है। हॉट डॉग समझ लो बर्गर की तरह ही दिखने वाला, उसके अंदर चिकन विकन या मीट या कुछ और डाले हो तो उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है। नीचे ब्रेड है तो कार्बोहाइड्रेट भी है। कुछ फल या सब्जियों के टुकड़े डाले हैं तो विटामिन और खनिज भी है। मतलब इस पूरे दुनिया में, इस पूरे प्लैनेट अर्थ पे, चाहे किसी भी शहर के किसी भी व्यंजन को आप खाते हो तो जब आपके शरीर में वो प्रवेश करता है, जब आपके शरीर में आप उसे प्रवेश कराते हो तो फाइनली एक तंत्र के माध्यम से वो इस फूड को तोड़ देता है छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में। तो फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जिन चीजों की आवश्यकता से हमारे शरीर का पोषण होता है उन्हें ही हम कहते हैं पोषक तत्व। तो ये सातों क्या है? हमारे पोषक तत्व हैं। तो भोजन को पोषक तत्वों में तोड़ने वाले तंत्र को ही हम पाचन तंत्र कहते हैं और बाकी सारी चीजों को वो दूसरे पद्धति से बाहर भी निकाल देता है किसी अलग अलग प्रारूप में। यही इसका काम है। अब आप देखिए मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है। डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि इट्स अ प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। लेकिन सवाल है कैसे? तो मैंने बोला दो चीज से। एक मैंने लिखा है, यहां देखिए, कैटाबॉलिज्म, और एक जगह मैंने लिखा है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है तोड़ना, तोड़ना, और एनाबॉलिज्म मतलब मिलाना। So you can understand catabolism means breaking down and anabolism means mixing up of food. सॉरी गाइज। तो आप देख सकते हो कि पाचन एक ऐसी विधि है जिससे हम जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे खंडों में तोड़ते हैं बाय अ मेथड ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, मींस ब्रेक डाउन ऑफ फूड और मिक्सिंग अप ऑफ फूड। तो हमारे शरीर में खाने को तोड़ता कौन है? हमारे दांत, हमारे शरीर में उत्पन्न हुए अम्ल और बहुत सारी चीजें। और जब मिलाने की बात आती है तो हमारे शरीर में हमारे आमाशय हैं, छोटी आंत है, मुख गुहिका यानी बकल कैविटी है, जहां उन चीजों को हम मिलाते रहते हैं जिससे अलग अलग पोषक तत्वों का निर्माण हो और हमारे शरीर का पोषण एज वेल एज ग्रोथ और रिपेयर भी होता रहे। अब आप सभी से बस इतना निवेदन है कि एक छोटे से बात पे ध्यान दीजिएगा
कि खाना आप चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन जब तक आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं मिलेगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि शरीर में आपको ऊर्जा तब मिलेगी जब आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मिलता है। और whenever you are having vitamins, minerals, amino acids and nucleic acid, जब जब आपको vitamins, minerals, amino acids और nucleic acids मिलते हैं तो आपके शरीर में दो चीजों से आपको बचाव मिलता है। एक तो आपके शरीर में जल्दी कोई रोग नहीं होगा, और दूसरा आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई विकृति नहीं आएगी, मतलब एबनॉर्मेलिटी नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, ऊर्जा हमें देने वाला जो पोषक तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और जो हमें रोग और व्याधियों से बचाए, जो रोग और व्याधियों से बचाए, उनका नाम है विटामिन, खनिज, नाभिकीय अम्ल और अमीनो अम्ल। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये सातों चीज जो है वो जरूरी है। ये तीनों हमारे काम करने के लिए और ये चारों हमारे प्रतिरोधात्मक शक्ति यानी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए। अब जल्दी से बच्चों, GS9 के सारे, GS13 के सारे बच्चों जल्दी से रिप्लाई करो, क्या ये सारी बात कि डाइजेशन क्या है ये क्लियर है? निधि गुड इवनिंग। बेटा प्रीति क्लास जैसे ही खत्म होती है उसके बाद आपको मिल जाएगी। चलो, इट्स क्रिस्टल क्लियर टू शिवानी। बाकी बच्चे, प्रियंका, शक्ति, सपना, ओके डन। ओके, चांद, प्रेम, स्प्राइट क्लियर है, ओके। शक्ति, रोशनी, प्रिया, प्रीति, अंश, अनीशा, संजय, राहुल, ओके। वंदना, प्रेम, रागिनी, ओके, वैद्यनाथ, ओके। क्लियर है ना? ओके, चलिए आगे बढ़े, मिटाएं। थैंक यू प्रियंका। अपूर्वा, क्वेश्चंस कितने आएंगे सीजीएल में, किस तरीके से आते हैं, उसका मैंने पूरा एक 673 क्वेश्चंस का एक सेट बना दिया है, वो भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी अलग मिल जाएंगे, ठीक है? ओके, ठीक है। संजय का एक सवाल है, हाँ, वैलिडिटी खत्म होने पर नोट्स भी हट जाएंगे कोमल। तो संजय जी का एक सवाल है कि सर क्या, तो संजय जी ने पूछा था, वो मैसेज भी चला गया, हाँ, कि सर आपके जो ओके, हाँ ले लो आप, स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले लो। तो रिया, आपके सिलेबस खत्म होने के बाद 1 महीने रहती है, ठीक है? सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। तो संजय का सवाल था कि सर, थैंक यू शक्ति, संजय का सवाल था कि सर इसमें ऐसा क्या आप नहीं पढ़ाओगे जो आप स्पेशल में पढ़ाओगे? बेटा अगर यही बता दूं तो फिर तो मजा ही आ जाए। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं कि आपके स्पेशल बायो में क्या होगा। आपके स्पेशल अगर बायो होते भी हैं तो आपकी इम्यूनोलॉजी, वैक्सीनेशंस, इम्यूनोलॉजी, वैक्सीनेशन, आपके बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 चैप्टर हो गए। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कुछ कीड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है औद्योगिक कार्यों के लिए, वो। उसके बाद आपके जो इकोलॉजी है, मतलब पूरा पर्यावरण विज्ञान, वो भी। उसके बाद आपकी कुछ बातें और करूं जो एक्स्ट्रा होंगी, वो है परागण, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया जाएगा, लेकिन मतलब पादपों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, वो प्रजनन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये 5-6 ऐसी चीजें हैं। न्यूक्लिक एसिड गरिमाइज, नाभिकीय अम्ल जिससे हमारा डीएनए बनता है, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। रिया, नैनो टेक्नोलॉजी इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, नैनोटेक, बायोटेक, ये सारी चीजें हैं जो आपको बायो स्पेशल में बताई जाती हैं, ठीक है ना, बिकॉज इट नीड्स एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। नॉर्मली जो वनडे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इतना कुछ नहीं आता, ठीक है, ओके।
यस, यू कैन सेव दिस वीडियोस फॉर योर फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ा जाए विदाउट टाइम वेस्ट, है ना। ऐसे तो फिर हो ही नहीं पाएगा ना। देखिए टाइम कितना हो गया, इट्स ऑलरेडी 5:45, अभी और 45 मिनट्स है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। एसएससी वालों को उतना एक्स्ट्रा नहीं पूछता, जस्ट समझ लो कोई सीपीसीए, पीएफ, सीपीओ, एसआई, बीपीएससी, पीसीएस के लिए अगर किया जा रहा है तो वो सारी चीजों में तो वो पूछता ही है, वो कहीं से भी पूछ देगा यार, आपको अधिकारी बनाता रहे, है ना। तो दे विल नीड सम एक्स्ट्रा क्वालिटीज फ्रॉम योर साइड, ठीक है। आगे बढ़े, डिजीज एंड एबनॉर्मेलिटी बेटा। शिवानी, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सारी चीजों की ही जरूरत है हमें अपने ये इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। ओके बेटा, क्या खाएं नहीं खाएं वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आपको बहुत ही क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। हाँ ओके, वीडियो सेव नहीं हो सकती और ना ही वीडियो आपकी वीडियो का आप स्क्रीनशॉट ले पाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ स्पेशल टूल्स हैं जो कैरेविल पे रखा गया है ताकि इसके कंटेंट का कहीं भी फ्रॉड्यूलेंस ये ना हो पाए, बट फिर भी लोग अपने तरीके से सब कुछ करते हैं। चलिए डोंट वरी, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अपना नंबर थोड़ी देर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार मांग लेना, भूल मत जाना जाने से पहले, ठीक है, वरना मैं इन चीजों में थोड़ा सा पीछे रह जाता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले पाचन तंत्र क्या करता है ये तो हमने देख लिया, लेकिन अब पाचन तंत्र कैसा दिखता है, उसके कितने हिस्से हैं, किससे बना हुआ है पाचन तंत्र, कौन कौन सा हिस्सा कौन कौन सा काम कराता है, इनके बारे में भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आइए देखते हैं हम अपने पाचन तंत्र को कि वो दिखता कैसा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं बोर्ड की तरफ देख रहा हूं तो आपको ये अपना कॉमन सेंस लगा लेना है कि अब आप कमेंट कम करेंगे, ना के बराबर करेंगे, अब आप फोकस करेंगे बोर्ड पे क्या है। मैं आपके सवाल लेने के लिए एक टाइम देता हूं, इसलिए कम से कम नुकसान भी किया जाए अपने टाइम का। ओके, डीआरडीओ वीआरडीओ सब कंप्लीट हो जाएगा बेटा, साइंस मीन साइंस, ठीक है। ओके चलिए, थैंक यू। अब देखिए, इंसान के चेहरे की तरह दिख रहा होगा थोड़ा सा।
ये है आपका पूरा पाचन तंत्र है। देखिएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो, समझने के लिए काफी है। अब मैं इनके हिस्सों को जरा देखता। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं यहां दिखाई देता हूं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो मेजर खंडों से बना है, जिसे हम कहते हैं आहार नाल यानी एलिमेंटरी कनाल, एलिमेंट्री कनाल यानी आहार नाल, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि आहार नाल जो है ये आपके पाचन का रास्ता है, यानी इट इज अ पाथ ऑफ डाइजेशन। और जो पाचन ग्रंथियां हैं वो पाचन में सहयोग करते हैं, पाचन में सहयोग करते हैं। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो दे सपोर्ट डाइजेशन, दे सपोर्ट डाइजेशन। और इसे हम कहते हैं कि ये इट इज अ पाथ ऑफ डाइजेशन, मतलब पाचन का रास्ता है, ये मार्ग जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, देखिएगा अब पाचन का मार्ग कौन कौन है, तो हम पहले यहां नाम लिख लेंगे, फिर डायरेक्टली डायग्राम पे देख लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। माउथ को हम हिंदी में कहते हैं मुख, उसके बाद आती है हमारी मुख गुहिका, जिसे हम अंग्रेजी में बक्कल कैविटी, हिंदी में मुख गुहिका कहते। फिर आती ग्रसनी, जिसे हम फेरिंग्स कहते, हिंदी में हम उसे ग्रसनी कहते। फिर आती है हमारी ईसोफेगस, जिसे हम हिंदी में ग्रास नली कहते। फिर आता है हमारा स्टमक, जिसे हिंदी में हम आमाशय कहते। देखो, मैं ये जो सीरीज है वो इस तरीके से ही लिख रहा हूं कि इसके बाद खाना इसी में जाएगा, इसके बाद 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 जो लिख रहा हूं वो उसी में जाएगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं, तो आप जो लोग नोट बना रहे हैं साथ साथ ध्यान रखिएगा, दिस विल बी द बेस्ट नोट दैट यू विल मेक। आप अपने हाथों से सबसे बेस्ट नोट बना रहे हो, याद रखना, जो साथ साथ बना रहे हैं। और आखिर में आती है बड़ी आंत, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते। तो छोटी आंत के बाद खाना कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। और आखिरकार वो गुदा से बाहर होता है, जिसे हम कहते हैं एनस, हिंदी में कहते हैं गुदा। ठीक है, इसे हम नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पाचन में सहयोग कौन कौन कर रहे हैं भाई? तो सबसे पहले पाचन में सहयोग करता है हमारी लार ग्रंथियां, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं लार ग्रंथियां। दूसरा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी जठर ग्रंथियां। तीसरा, यकृत, जिसे हम लिवर कहते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। और चौथी है हमारी अग्नाशय, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय।
और आखिरकार आती है आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स यानी आंतों की ग्रंथियां। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स यानी आंत की ग्रंथि, आंत की ग्रंथि। ठीक है, इज इट क्लियर है ना? अब देखिए, इनको भी हम नाम ए बी सी डी और ई डाल लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। अब कौन कहाँ है बस मैं आपको दिखा देता हूं, आप खुद समझ जाओगे, है ना? ये माउथ, ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है हमारा बक्कल कैविटी 2। ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को कहते हैं फेरिंग्स यानी ये है 3, ये है ग्रास नली यानी 4, ये है अमाशय यानी 5, ये है हमारी छोटी आंत यानी 6, ये है हमारी बड़ी आंत यानी 7 और ये है हमारी गुदा यानी 8। ठीक है, यहां नंबरिंग दिया हुआ है, यहां से आप वहां मिला लेंगे। अब जो पाचन में सहयोग करेंगे तो आप ध्यान से देखें, ये वो रास्ता था, ये वो रास्ता था जिससे खाना गया है और इसी के अंदर उसको तोड़ा जाएगा पोषक तत्वों में। कौन है, कैसे मिलेंगे, किस नाम से मिलेंगे, ये हम जान चुके हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो मदद करेंगे पाचन में। वो कहां है भाई? तो देखो, एक होता है आपके कान के पास, एक होता है आपके ऊपर और नीचे वाले जबड़े के नीचे, और एक होता है आपके जीभ के नीचे। ये तीनों होती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स ए नंबर, लार ग्रंथियां, जो कि मुख गुहिका में अवस्थित होती हैं। जो जठर ग्रंथियां होती हैं वो आपके अमाशय के दीवारों पे होता है, कुछ यहां पे अमाशय की दीवारों पे, यानी ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक। दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये हो गया आपका बी। उसके बाद तीसरा शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर। उसके बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। और आखिरकार बात होती है हमारे आंतों की ग्रंथियों पे की बारे में, जो हमारे आंतों के दीवारों पे होती है। कौन से आंत के? बड़ी नहीं, सिर्फ छोटी में। आगे चलोगे तो आप बड़े अच्छे से जान भी पाओगे और देख भी पाओगे कि सबसे ज्यादा जो पाचन होता है, अगर हमारे पूरे पाचन तंत्र में कहीं होता है तो वो होता है हमारी छोटी आंत में। तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होने की एक वजह तो ये भी है कि ये काफी लंबा भी होता है, जो छोटी आंत होता है, तो इसलिए जगह काफी रहता है पाचन के लिए। साथ ही साथ सबसे ज्यादा पाचन का वजह यह है कि इसमें पोषक तत्व ज्यादा प्राप्त होते हैं शरीर को, क्योंकि सबसे ज्यादा पाचन भी यही होता है। और सबसे जरूरी जो रीजन है वो ये है कि जितने भी यहां से निकलेंगे सिक्रीशंस, ये सब आके कहां एंटर करेंगे? सब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एंटर करेंगे। तो सबसे ज्यादा एंजाइम, सबसे ज्यादा हार्मोन अगर किसी एलिमेंट्री कनाल के पार्ट को प्राप्त होता है तो वो है छोटी आंत। और छोटी आंत में जब ये एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं तो यहां सबसे ज्यादा पाचन होता है। कहां पे? छोटी आंतों में। तो ये हो गए जो छोटी आंत के ऊपर जो ग्रंथियां हैं, उसी को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स यानी आंत की ग्रंथि। तो ये वो लोग हैं जो पाचन में सहायता करेंगे और ये वो लोग हैं जहां पाचन होगी। अब ये बताइए एकदम क्लियर है कि नहीं? फालतू कोई डिस्कशन नहीं। ये आपका पाचन तंत्र, ये पाचन तंत्र दो भाग में विभाजित है। ये वो रास्ते हैं जहां से खाना जाएगा और अपने पोषक तत्वों में टूटेगा, और ये वो लोग हैं जो इसमें सहायक बनेंगे। यहां ये वो खंड है शरीर के जिसमें खाना प्रवेश करेगा, और ये वो खंड है जिसके अंदर खाना एंटर नहीं करता। वो कुछ निकालते हैं जिससे खाना और अच्छे से टूटेगा। खाना कभी लिवर में नहीं जाता, खाना कभी आपके आंतों के ग्रंथियों के ऊपर नहीं जाता, खाना कभी ये अमाशय की दीवार के ऊपर नहीं जाता, ठीक है ना। खाना कभी आपके लार ग्रंथियों के अंदर एंटर नहीं करता। समझ पा रहे हैं बेटा? ईयर ग्लैंड जब मैं ईयर पढ़ाऊंगा विकास तब बता दूंगा, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड बेटा 2 तरह के नहीं होते, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। याद हो गया सारा? बताओ क्लियर है सारे लोग? हाँ या ना? मजा आ रहा है कि नहीं?
ईमानदारी से बताना, जितने लोग हैं क्लियरली बताना कि अभी तक जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है उससे क्लियर हो रहा है कि नहीं। सब क्लियर हो रहा है ना? हाँ, नोट्स में भी एकदम सीरीज में लिखा होगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी होंगी, और जरूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ बताया जा रहा है वो सारी चीजें आपके नोट्स में भी हों, ठीक है ना। नोट्स एक टाइम में, अलग टाइम में बताया जाता है, और क्लास के टाइम में डिस्कशन, रियल टाइम डिस्कशंस होती हैं, ठीक है ना। तो आइए, आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। इसी बीच में अपना नंबर आप सभी को फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो जिस किसी को भी जहां प्रॉब्लम है प्लीज अपने नाम और बैच नेम के साथ आज ही पिंग कर दें, या अभी आप लोग ऑनलाइन हो ही तो अभी अपने नाम और बैच के साथ मुझे पिंग कर दें ताकि मुझे समझ में आएगा। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। माय नेम इज अमित, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। या आप अगर फेसबुक पे अगर आप जाते हो, फेसबुक पर अगर आप जाते हो और फेसबुक पर बस आप इतना लिखो fb.com/अमित सर बायोलॉजी, अमित सर बायोलॉजी, ठीक है। बेटा अग्नाशय इज अ ग्लैंड, ग्रंथि है जो कुछ निकालेगी, और जो इंटेस्टाइन है वो भी ग्रंथि है जो उसके ऊपर ऊपर है, वो भी कुछ सिक्रीट करेगी। वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। हाँ अंशु, मैं थोड़ा लेट से तो आता हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ जबरदस्त आता हूँ, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो देर आओ लेकिन जबरदस्त आओ। डोंट प्रोवाइड योर नंबर्स इन द बैचेस डियर। ठीक है, यहाँ कमेंट में ना लिखें अपना नंबर, आप व्हाट्सएप कर दें। नोट्स मेरे द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो जो भी हैं वो अपने जो नंबर हैं वो कमेंट बॉक्स में ना लिखें, वो नंबर डायरेक्टली आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे विथ योर नेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए, क्लियर है ना? आगे बढ़ें एक एक करके, हाँ या ना? मजा आया? ओके, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नोट कर रहा है क्या अभी भी? इज एनीबडी नोटिंग? हाँ, फिगर विगर होगा, सब कुछ होगा नोट्स में, डोंट वरी। ओके ओके, पूर्ण रूप से पाचन आपके छोटी आंत में होती है, स्टमक में होती है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगी वो सारी बात बुझाए। हाँ जल्दी कर लो। और बेटा आप बाद में इस वीडियो को चला के देख भी सकते हो, राइट? तो आप आराम से नोट कर लेना, ठीक है।
फीमेल में हार्ट वेट 230 से 280 किलोग्राम के 280 ग्राम के बराबर रहता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और औसतन अगर आपसे वेट ऑफ हार्ट पूछा जाए तो 300 बताना, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, अब नो कमेंट्स। अगला सबसे पहले हमें पढ़ना है, वन क्या था, माउथ। माउथ यानी मुख। तो बेटा ध्यान से देखिए, तो मुख यानी माउथ, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट एन एक्सटर्नल ओपनिंग। इट इज जस्ट एन एक्सटर्नल ओपनिंग। हिंदी में आप लिख सकते हैं यह एक बाहरी द्वार है। यह एक बाहरी द्वार है जिससे हम खाद्य पदार्थों को अपने अंदर प्रवेश कराते हैं और माउथ का कोई काम नहीं है, बस ये एंट्रांस है, ठीक है ना। कोमल जब मेरी क्लास होगी तो वो आपके जो चार्ट होंगे उसमें दिख जाएंगे, है ना, कि किसकी क्लास लगी है। रात को 12 बजे के बाद आप लोग चेक कर लें, आपको तुरंत दिख जाता है। तो ये फर्स्ट पार्ट क्लियर है। माउथ क्या है, यह एक बाहरी द्वार है और कुछ नहीं। अगली जो सेकंड है, ये सेकंड क्या है, इसे हम कहते हैं मुख गुहिका यानी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। तो सर्वप्रथम जो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि इसे मुख गुहिका या गुहा क्यों कहा गया, क्योंकि गुफा का मतलब तो जिसमें बाघ रहता है ना, हाँ, तो लेकिन बाघ और शेर जिसमें रहते हैं वो तो काफी बड़ा होता है, लेकिन अगर इसे देखें तो शेर और बाघ तो नहीं घुस पाएगा। तो आखिर कहना क्या चाहता है, तो बेटा आपके मुख का जो समझ लो ये अपर लिप है और ये आपका लोअर लिप है, तो ये छोटा सा है ना, लेकिन अंदर का जो एरिया है वो तो काफी बड़ा है ना, जिसे हम लोग कहते हैं मुख गुहिका। जब आ करते हो तो आपके अंदर काफी जगह है, तो ये वो गुफा है जिसके अंदर शेर नहीं, थोड़ा मोड़ा खाना रह सकता है। तो गुफा बड़े वाले को कहते हैं और गुहिका छोटे वाले को कहते हैं। ये गुफा किसके अंदर है, तो माउथ के अंदर वाले रीजन, मुख के अंदर वाले इस रीजन को बक्का कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है ना, इसीलिए इसे कहते हैं बक्कल कैविटी यानी मुख गुहिका। ये बात क्लियर है। अब अगर ये एक गोल सा एरिया है, अगर ये गोल सा एरिया है तो उसका ऊपर एक छत भी होना चाहिए और नीचे एक फर्श भी होना चाहिए, हाँ या ना। तो अगर आप अपने मुख गुहिका को देखोगे तो सबसे पहले अगर आप उसके फ्लोर के बारे में यानी फर्श के बारे में देखते हो तो आपके मुख गुहिका के फर्श से आपके क्या जुड़ा हुआ है, जीभ, जिह्वा, टंग इज अटैच्ड। तो फ्लोर क्या है भैया, फ्लोर को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फ्रेन्यूलम और हिंदी में भी इसे हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। तो मुख गुहा का जो फर्श है, जो फ्लोर है, उसका नाम है फ्रेन्यूलम। और ये है क्या भाई, तो ये वो जगह है जिससे जिह्वा जुड़ी हुई है, टू विच टंग इज अटैच्ड। तो मुख, टू विच टंग इज अटैच्ड, टू विच टंग इज अटैच्ड मतलब जिह्वा जुड़ी हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप अपने मुख गुहिका के छत को देखते हैं यानी रूफ को देखते हैं तो उसे हम कहते हैं पैलेट। कैसे पहचानोगे सर ये कहां है, बेटा हिंदी में भी पैलेट ही कहते हैं। तो कुछ करना नहीं है, एक बार बोलो ट, तो अगर आप ट बोलते हो तो आपका जो जिह्वा है ऊपर वाले रीजन से टच होता है और जहां टच होता है उसी को हम कहते हैं पैलेट। और उस पैलेट को अगर आप देखोगे जीभ से टच करके तो आगे की तरफ काफी हार्ड है और पीछे की तरफ काफी सॉफ्ट है। तो पैलेट दो तरह का होता है, हार्ड और सॉफ्ट, जिसे हम कहते हैं कठोर और कोमल। कठोर और कोमल। तो कोमल किस तरफ है, आगे की तरफ, एंटीरियरली,
सॉरी, कोमल किस तरफ है? पीछे की तरफ, तो उसे हम कहते हैं पोस्टीरियरली। अगर आप अपने मुख गुहिका के छत को जीभ से टच करते हुए देखो तो पीछे की तरफ नरम है जो छत है उसका, और जो आगे की तरफ है वो सख्त है। तो आगे को हम लोग क्या कहते हैं? एंटीरियरली, और पीछे को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियरली। ठीक है। क्लास बेटा 5 बजे से स्टार्ट हुई थी और 6:30 बजने वाले हैं, और आप अभी आ रहे हो करीबन 6:10 पे। ठीक है, तो इट्स टू लेट फॉर यू। तो बकल कैविटी का फर्श और रूफ क्लियर हो गया। अब देखिए, इसी बकल कैविटी में, ये समझ लो इसका 1 नंबर, ये इसका 2 नंबर। अब इसी बकल कैविटी में आपको एक तीसरा चीज दिखता है जिसे हम कहते हैं टंग यानी जिह्वा। टंग यानी जिह्वा, ह में वह है जिह्वा। तो सबसे पहले जिह्वा के बारे में अगर हम देखें तो इट इज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। इट इज एन ऑर्गन ऑफ टेस्ट यानी स्वाद का तंत्र है। इट इज एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, बोल चाल के लिए जिम्मेदार है। इट हेल्प्स इन स्वॉलोइंग, निगलने के लिए जिम्मेदार है, हाँ या ना। और हमारे दांतों के लिए ब्रश का काम करती है। इट एक्ट्स एज अ ब्रश फॉर आवर टीथ। हमारे दांतों के लिए ये ब्रश का काम करती है। क्लियर है? इसे हिंदी में लिख लेना, बड़ा ही आसान है, बार बार इसे इंग्लिश हिंदी मत लिखवाओ, टाइम भी वेस्ट होगा। ऑर्गन मतलब तंत्र, टेस्ट मतलब स्वाद, ऑर्गन मतलब तंत्र, स्पीच मतलब बोलचाल, स्वॉलोइंग मतलब निगलना, ब्रश का मतलब ब्रश ही होता है, टीथ मतलब दांत होता है। तो हमारा जो जिह्वा है हमारे दांतों के लिए ब्रश का काम करता है, निगलने में मदद करता है, बोलने में सहायक बनता है, और साथ ही साथ स्वाद का भी तंत्र है। ठीक है। संदीप अगर इतनी हिंदी नहीं लिख सकते तो प्लीज लीव द बैच, क्योंकि इतनी हिंदी बारीकी में नहीं लिखाई जाएगी। जैसा आप सोच रहे हैं कि मैं एक एक बात हिंदी में कह भी दूं उसके बाद लिखूं भी, तो इतना टाइम वेस्ट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बताने के लिए फैक्ट्स ज्यादा हैं। ठीक है। यहां पे क से क्रो और फिर उसका कौआ ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आप इंस्पेक्टर बनने वाले हो कल के दिन में, पीसीएस बनोगे तो कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट बनोगे, ऐसे नहीं बन सकते। आई एम वेरी सॉरी टू से। अब बताइए, माउथ के अंदर, माउथ तो हो गया, बक्कल कैविटी के अंदर फर्श, छत और टंग का फंक्शन क्लियर है। फिर टंग कैसा दिखता है, क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है। ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद क्यों नहीं रहेगा? मैंने बताया कि पूरी बैच खत्म हो जाएगी, उसके बाद 1 महीने तक वीडियोस रहती है बेटा। चलिए आगे देखिए। अगर आप अपने जिह्वा को देखते हो, टंग को देखते हो, तो सबसे जो पीछे वाला एरिया रहता है ना, वहां स्वाद रहता है कड़वेपन का, यानी बिटर का। बिटर मतलब कड़वा। ठीक उसका बगल वाला जो एरिया रहता है, या फिर उसके बगल वाला एरिया रहता है, या फिर सामने वाला जो एरिया रहता है, ये जो मैं डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं, इसे हम कहते हैं टेस्ट बड्स यानी स्वाद कलिकाएं, जो हमारे जिह्वा पर बहुत ही छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। आपको अपने जीभ पर बहुत ही छोटे छोटे ऐसे उभरे हुए कण दिख रहे होंगे। इन्हें कहा जाता है इन्हें कहते हैं हम टेस्ट बड्स। तो सबसे आगे स्वाद रहता है जिह्वा पर,
स्वीट यानी मीठा का। बगल में रहता है खारेपन का यानी सॉल्टी का, और इन दोनों जगह रहता है टैंगी यानी खट्टेपन का। टैंगी यानी खट्टेपन का, ठीक है ना। तो सवाल ये है कि सर ये बीच वाले एरिया में क्या है, तो बेटा बीच वाले एरिया में स्वाद जो रहता है वो मिक्स्ड टेस्ट का यानी मिला जुला टेस्ट का रहता है। तो मिक्स्ड टेस्ट मतलब सारे स्वाद हल्के हल्के कम होंगे, है ना। यह अर्चना, इसे हम पैपिला भी कहते हैं, इसे आप पैपिला भी कह देते हो अच्छे इंग्लिश में, या इसी को आप स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स भी कहते हो कॉमनली। टेस्ट बड्स को ही हम क्या कहते हैं हिंदी में, स्वाद कलिकाएं, क्योंकि एक होगा तो कली होगा यानी बड, बहुत सारे हैं तो कलिकाएं, ठीक है ना। तो बीच वाला जो एरिया रहता है वहां मिक्स टेस्ट रहता है। मिक्स टेस्ट मतलब सारे चीज छोटे 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 कम मात्रा में है, लेकिन इसी बीच वाले एरिया में मिक्स टेस्ट के साथ साथ होते हैं वहां पे टैंगो रिसेप्टर्स। टैंगो रिसेप्टर्स, टैंगो रिसेप्टर्स का मतलब होता है स्पर्शग्राही, जो स्पर्श को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रहण करते हैं, समझ जाते हैं। टैंगो रिसेप्टर्स मतलब स्पर्शग्राही। और आपने ऐसा फील किया होगा कि कभी समझ लो चुटकी से आपने धूल के कणों को भी उठाया फिर फेंक दिया, तो कुछ धूल के कण आपके हाथों पे लगे हुए होते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता। ज्यादातर हमारे शरीर पे बहुत जगह गंदगी लगी हुई है धूल के रूप में या इसमें रूप में, लेकिन समझ में नहीं आता। जब हमारे हाथ वगैरह जाते हैं, जब वो हमें दिखते हैं तब समझ में आते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपके मुख के अंदर गलती से भी एक बाल का टुकड़ा, हल्की सी गंदगी या कुछ भी जीभ के बीच वाले इस पे पड़ता है ना, तो आप देखना तुरंत आप देख लेते हो, हाँ या ना। हल्का सा कंकड़ हो, बाल का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, तुरंत आप पहचान लेते हो, छोटा से छोटा कण। इसकी वजह यह होती है कि जीभ के, हमारे जिह्वा के बीचों बीच क्या होते हैं, टैंगो रिसेप्टर्स यानी स्पर्शग्राही, जो ससेप्टेबल टू टच होते हैं, मतलब बहुत जल्दी उसको पहचानते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हमारे जीभ के बीचों बीच होते हैं टैंगो रिसेप्टर्स, ठीक है। जीभ का कार्य क्या क्या है ये सब मैंने बता दिया। अब देखिए सवाल यह है कि सर बर्निंग सेंसेशन यानी तीखा लगना, बर्निंग सेंसेशन यानी तीखा लगना, क्या यह स्वाद है? तो नो, इट इज नॉट अ टेस्ट। यह स्वाद नहीं है। तीखा लगना एक स्वाद नहीं है। तो सवाल यह है कि सर तीखा लगता क्यों है? तो मान लिया जाए कि ये है मान लो कि एक मिर्च है, तो मिर्च यानी चिली के अंदर, चिली यानी मिर्च के अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम है कैप्साइसिन, जिसका नाम होता है कैप्साइसिन। और मिर्च के अंदर इस कैप्साइसिन के होने के वजह से हमें क्या फील होता है? तीखा फील होता है। तो सवाल है कि सर व्हाट अबाउट तोता, इस पैरोट का क्या कहना? तो बेटा तोते को मिर्च का तीखापन इसलिए फील नहीं होता कि ये जो कैप्साइसिन है, इस कैप्साइसिन को रिसीव करने वाला कोई भी एंजाइम तोते के शरीर में पाया नहीं जाता, ठीक है ना। तो आप इसे लिखोगे कि कैप्साइसिन रिसीविंग एंजाइम्स आर एब्सेंट, कैप्साइसिन रिसीविंग enzymes are absent
मतलब इस कैप्साइसिन के वजह से ही हमें तीखा लगता है, जो कि मिर्च के अंदर होती है। और अगर ये कैप्साइसिन को ग्रहण करने वाली कोई भी ग्रंथि या एंजाइम पैरोट के अंदर पाई ही नहीं जाती, तो बताइए पैरट कितना भी मिर्च खाए तो उसे तीखा लगेगा? नहीं लगेगा, उसे पानी की तरह फील होगा। इसलिए तोता चाहे जितना मिर्च खा ले उसे तीखा नहीं लगता। क्लियर है? तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि तीखा स्वाद है कि नहीं, तो तीखा स्वाद नहीं है, एक भावना है। तीखा लगना एक फीलिंग है, भावना है। और तीखा क्यों लगता है? तो मिर्च के अंदर कैप्साइसिन होता है, इसी के वजह से। तो बताइए, बक्कल कैविटी के अंदर 4 चीजें मैंने बताया, 3 चीजें बताया, एक और चीज बाकी है जो कि है दांत। कैप्साइसिन बेटा एक सब्सटेंस है जिससे तीखा लगता है, ठीक है ना? थैंक यू। क्लियर है? टंग क्लियर है? हाँ, क्लियर है? यही हूं अंशु, कहीं नहीं जा रहा। थैंक यू जयदेव। ओके, क्लियर है बेटा? हमारे बॉडी में कैप्साइसिन रिसीविंग एंजाइम्स लगभग हमारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सारे कैप्साइसिन रिसीविंग एंजाइम्स हैं। इसीलिए मिर्च आप यहां भी इसीलिए जब आप मिर्च खाते हो तो तीखा यही नहीं लगता, ज्यादा तीखा खा लिए तो पेट भी जलता है, हाँ या ना? तो जगह जगह हमारे कैप्साइसिन के एंजाइम्स हैं, ठीक है शिवानी? क्लियर है? थैंक यू रिया, थैंक यू सची, थैंक यू राजीव। ठीक है। टैंगो मीन्स टच, ससेप्टेबल टू टच, आशीष, ठीक है? राजा, आई एम नॉट लुकिंग लाइक मिथुन, इट इज जस्ट बिकॉज कि मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैंने शेविंग वेविंग नहीं करा है। इट्स नॉट दैट आई एम लुकिंग लाइक मिथुन, मुझे आई नो दैट आई डोंट लुक गुड, ठीक है? तो इसलिए मजाक कम बनाइए, ठीक है? चलिए, क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है? डू वी हैव सम टाइम मोर टू डिस्कस टीथ? ओके, so how was the class today? Was it good? So I've got an emergency, so I have to leave urgently. अभी एक emergency call आई, so I have to leave. कल आपकी क्लासेस हो रही हैं फिर से सेम टाइम 5 o'clock, ठीक है? So how was the class overall today? जल्दी से आप सभी से एक रिप्लाई चाहिए मुझे। डियर, क्लास तो डेली ली जाएगी। ओके, बहुत ही मजेदार, सुपर्ब। ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एवरीबॉडी। संजय, रजा, सुनील, अमित, दीपक, कोमल, मनदीप, रोशनी, ओके, नीतीश। नहीं, ऐसी बात नहीं है वर्षा।
ओके चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीबडी फॉर योर लव। ठीक है, चलिए, सो आई विल मीट यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम 5 o'clock। सो सारे लोग एकदम ज़बरदस्त वहाँ पे टाइम पे आ जाइएगा। सो विल कंटिन्यू क्लास टुमारो, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।